ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां पे आज हमें देखना है अर्थक्वेक अर्थात भूकंप के बारे में। जानेंगे भूकंप से क्या क्या प्रश्न आपके लिए आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे, बीपीएससी 17वीं का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था पटना सेंटर के लिए, उसका एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया जाए, 27 तारीख से डाउनलोड होगा। और जो छात्र ग्रुप डी के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक मौका है, पहले ही समझ ले, जान ले कि कौन सा फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और पढ़ाई चालू कर दे। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भूकंप के बारे में क्या इसका महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। देखिए भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। ठीक है, कहता है भूगर्भ शास्त्री का एक विशेष शाखा, मतलब भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें ना भूकंप का अध्ययन किया जाता है, यानी भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिस्मोलॉजी। यानी भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। जब भी आप भूकंप के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो उसको कहेंगे सिस्मोलॉजी। यानी सिस्मोलॉजी के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो भूकंप का ना पूरी डिटेल्स आपके सामने मिलेगी। क्या मिलेगी, भूकंप का पूरी डिटेल्स। ठीक है, देखिए आगे कहता है भूकंप में 3 तरह के कंपन के बारे में अध्ययन करना होता है। पहला है प्राथमिक तरंग, इसको पी बोलते हैं। दूसरा आपका द्वितीयक तरंग, जिसको एस बोलते हैं। तीसरा आपका सतही तरंग, जिसको एल बोलते हैं। यानी जो भी हमको कहानी भी पढ़ना है पी एस एल, इसी के बारे में पढ़ना है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहां पे हम पढ़ेंगे विभिन्न स्थलाकृति के बारे में। ठीक है, क्योंकि भूकंप से प्रश्न आता है, अगर भूकंप के प्रश्न जो छोड़ देंगे, मिस कर जाएंगे ना, तो आपको यहाँ से एक नंबर कट जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये तीनों को अच्छा से आपको समझा दूं ताकि आपका एक नंबर सिक्योर हो जाए। ठीक है, यानी हमको भूकंप में क्या पढ़ना है, पी एस एल के बारे में पढ़ना है, यानी पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, अगर ये तीनों तरंग के बारे में समझ जाएंगे तो यहाँ से भूकंप से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पहले हम आपको बताएंगे प्राथमिक तरंग पी बोले तो प्राइमरी, पी बोले तो प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स इसको बोलते हैं। ठीक है, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्रत्येक माध्यम बोले कि ठोस, द्रव, गैस, प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग ना 8 किलोमीटर होता है। इसका 8 किलोमीटर ठीक है प्रति सेकंड। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए याद रखते चलिएगा, याद रखिएगा तो आपको परीक्षा में ना कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर नहीं याद रखिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्लास का चीज कभी जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सीधा दिमाग में टॉपिक आएगा। पी बोले तो प्राथमिक, पी बोले तो प्राथमिक यानी प्राइमरी। इसका औसत वेग कितना 8 बोला है, कितना बोला है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेगा, कोई भी माध्यम हो ये चलेगा, प्राइमरी। समझ गया ना। अब इसके बारे में आगे देखिए, ये क्या कहता है कि यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा होता है स्पीड। ठीक है, सभी माने कि तीनों में और दो बच गया, एगो एस और एल, तो उससे स्पीड होता है, जिससे ना यह तरंगे किसी भी स्थान पर ना सबसे पहले पहुंचती है। तो पूछेगा परीक्षा में सबसे पहले कौन सी तरंगे हर स्थान पर पहुंचती है, तो पी तरंगे। पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक। ठीक है, पृथ्वी से गुजरने के लिए इसके ना तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग ना नतोदर होता है। ठीक है, तो पी तरंगे की यही कहानी थी। इसमें से आपको याद रखना 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये ना किसी भी माध्यम से गुजर सकता है, और सबसे स्पीड होता है। स्पीड माने की तेज। ठीक है, अब द्वितीय तरंग के बारे में देखेंगे, एस तरंग के बारे में। इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, यानी एस वेव। क्या कहते हैं, एस वेव। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। परीक्षा पूछता है अनुप्रस्थ तरंग के नाम से कौन जाना जाता है, तो एस तरंग। यह तरंग केवल ठोस माध्यम है, ठोस समझ रहा है ना, हाँ, केवल ठोस से गुजर सकती है। ठीक है, औसत वेग इसका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए घटते जाएगा। ठीक है, इसका 8 है, इसका 4 है। ठीक है, और अगले का ना इससे भी कम रहेगा। ठीक, इस तरंग का। ठीक है, तो देखिए 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब है आपका सतही तरंग यानी एल तरंग, इसको ना सतही तरंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, सतह के माध्यम से चलता है। ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस ऑफ एल वेव्स। ठीक है, इसे धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इस तरंग की खोज ना एच.डी. लॉब व्यक्ति का नाम है, एच.डी. लॉब व्यक्ति का नाम है, यानी ज्योग्राफर है, खोज करता है। ठीक है, तो यानी कि जो एल तरंग है इसको कौन खोज किया था, एच.डी. लॉब नाम रहेगा ना याद, एच.डी. लॉब। इसलिए ना इसको ना एल तरंग यानी लॉब तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कई बार लॉब वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम है आर वेव्स। क्या नाम है, आर वेव्स यानी रे लाइट वेव्स, इसी का नाम है। ठीक है, ये तरंगे मुख्यतः धरातलीय सतह पर ही सीमित रहती है, यानी कि धरातल है ना, धरातल धरती के ऊपर वाला पार्ट, वो धरातल, धरती के सबसे ऊपर जो है सो धरातल, ये धरातल ही तक ही सीमित रहता है। तो धरातल पर ही ना हम लोग रहते हैं, घर, बिल्डिंग, उद्योग, कल कारखाने सब धरातल पर ही ना। कहाँ चलेगा, धरातल पे ही, यानी सबसे ज्यादा नुकसान नहीं देगा क्योंकि आपका घर गिरा देगा। ठीक है, तो कहता है ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे ठोस है, ऊपर पृथ्वी के ऊपर वाला भाग ठोस है ना, यहाँ पे द्रव है, पानी, नदी, नाला, तालाब है ना। इसकी ना
चाल होती है 1.5 से 3 किलोमीटर, इसकी चाल होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सबसे स्लो यही ना हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विनाश यही करेगा, सबसे ज्यादा विनाश यही करेगा, क्योंकि आपकी धरती को हिला देगा, आपका जितना भी घर कारखाना है सब गिर जाएगा, 10-10 तला की बिल्डिंग एक बार में स्वाहा। ठीक है, तो सबसे खतरनाक कौन तरंग हुआ? लव तरंग। लव तरंग सबसे खतरनाक, लव किया तो गया। ठीक है, ये वाला आया कि बस तबाही, ये वाला आया कि तबाही। ठीक है, लेकिन इसका भी ना स्पीड होता है, स्पीड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सतही तरंग है, ये तो जान गए ना, सतह पर चलता है, ये मुख्यतः धरातल की सतही पर चलता है, इसका स्पीड 1.5 से 3 किलोमीटर हो गया। सतही तरंगों अत्यधिक विनाशकारी, अत्यधिक विनाशकारी। तो आपको पूछेगा सबसे अधिक विनाशकारी कौन है? एल तरंगे। एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी, एल तरंगे। आपको पूछ देगा भूकंप जब आती है इसमें सबसे ज्यादा विनाश कौन लेके आती है? इसको कहता है सतही तरंग। परीक्षा में एल ना लिखते, वहां लिखते सतही, तो यही। ठीक है, सतही बोल दिया ना कि ठोस से भी चलेगा, द्रव से भी चलेगा, गैस से भी चलेगा, यानी पी वाला तीनों से चलेगा और ई वाला तीनों से चलेगा। ठीक है, तो सबसे स्पीड इसका होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही कौन लाएगा? एल तरंग। एल एल यानी लव वेव। परीक्षा में लिख देगा लव वेव, तो जान जाएगा इसी के बारे में बात कर रहा है। अगर स्पीड के बारे में पूछ ले तो 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, स्पीड कम है लेकिन तबाही ज्यादा लाता है, तबाही ज्यादा लाता है, क्योंकि सतह पर चलता है, सतह को दबे ऊपर नीचे कर देता है, हिला देता है, फाड़ देता है। ठीक है, तो आगे देखिए, कहता है भूकंप तरंगों को ना सिस्मोग्राफी नामक यंत्र द्वारा ना रेखांकित किया जाता है, यानी भूकंप तरंगों को जिससे हम लोग पता करते हैं ना, जान पाते हैं, उसका नाम है सिस्मोग्राफी। यानी भूकंप आ रहा है, इसको हम क्या से नापेंगे? सिस्मोग्राफी से, याद रहेगा ना, सिस्मोग्राफी से। यानी भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफी नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इसके ना इससे इसके व्यवहार के संबंध में ना हमें निम्नलिखित तथ्य मिलता है कि कितना स्पीड है, कितना स्लो है, कितना खतरनाक है। ठीक है, तो भूकंप को क्या चीज में नापेंगे? सिस्मोग्राफी में। क्या चीज में नापेंगे? हाँ, तो भूकंप जो आया है उसके मापने का यंत्र हो गया सिस्मोग्राफी। समझ गया ना? अब देखिए, कहता है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से ना गुजरने पर ना बढ़ जाता है, यानी जिसका घनत्व ज्यादा होगा वहां से गुजरेगा तो वो बढ़ जाएगा, और तथा कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर ना घट जाता है। ठीक है, ये तीनों के बारे में कर रहा है, पीएसएल तीनों के बारे में कर रहा है, सभी भूकंपीय तरंग के बारे में कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा कहता है केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के ना केंद्रीय भाग से ना गुजर सकती है, परंतु वहां तक उसका वेग ना कम हो जाता है। पृथ्वी केंद्रीय भाग है ना, जहाँ पे द्रव है, हाँ, तो वहां पे तक कौन पहुंचेगा? खाली पी वाला, प्राथमिक वाला। ठीक है, अब कहता है गौण तरंग द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती, जो गौण तरंग है ना द्रव पदार्थ से नहीं गुजरेगा। अब कहता है एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है, तो देखो जब धरातल के पास चलेगी तो विनाश कहाँ करेगा? धरातल पे ही ना, तो सबसे ज्यादा डेंजर हुआ ना, सबसे ज्यादा विनाश किया ना। तो परीक्षा पूछता है भूकंपीय तरंगे निम्नलिखित में कौन सा सबसे ज्यादा घातक है, घातक विनाशक? हाँ, उसका नाम है एल, उसका नाम है लव, उसका नाम है, जो वैज्ञानिक का नाम है उसी के नाम पर एच.डी. लव है ना, एच.डी. लव। अब आगे देखिए, कहता विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित अथवा अपवर्तित होते हैं। ठीक है, परावर्तित अथवा अपवर्तित होते हैं। कहता केंद्र के बारे में देखिए क्या कहता है, भूकंप के उद्भव स्थान को ना उसका केंद्र कहते हैं। परीक्षा पूछता है भूकंप जहां उत्पन्न हुआ है उस स्थान को क्या कहेंगे? केंद्र। तो भूकंप के उद्भव स्थान को ना उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पीएसएल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है, जहां केंद्र है वहां। ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना ना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र के धरातल से न के साथ न लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी पर न पी इस तरंगे पहुंचती है। ठीक है, केंद्रीय भाग जिसको कोर पर पहुंचने में इस तरंगे लुप्त हो जाती है, लुप्त माने की गायब, लुप्त हो जाती है, और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र में 11,000 किलोमीटर से के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई तरंगे नहीं पहुंचती। ठीक है, अब पता है ना जहां नहीं पहुंचता इसको क्या कहते हैं? इसको छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे? शैडो जोन। ठीक है, अब देखिए अधिकेंद्र के बारे में। तो अब केंद्र तो समझ ले, जहां भूकंप उत्पन्न होगा उसको कहेंगे केंद्र, जहां भूकंप उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे। अब भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है जानते हैं ना? धरती के नीचे गर्भ में, और वहां से हिलाते हिलाते ऊपर ऊपर तक आता है, पता है ना? ठीक है, धरती के नीचे उत्पन्न हुआ जहां केंद्र हुआ उसका। अब आपको पढ़ना है अधिकेंद्र के बारे में, इपिक सेंटर। कहता भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, जहां भूकंप उत्पन्न हुआ ना उसके ठीक ऊपर तो धरती होले ना, तो ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को ना भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। परीक्षा पूछता है अधिकेंद्र किसको कहते हैं? तो बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिखा रहेगा, उसमें से आपको निकालना है कि अधिकेंद्र कौन हुआ। समझ गया? तो इसको सीधा लाइनें याद कर लीजिए। ठीक है,
भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, जहां भूकंप उत्पन्न हुआ ना उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को ना क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। कौन सा? तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन? पी तरंगे पहुंचती है। कहता अंतर सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को ना जापान में ना सुनामी कहते हैं। यानी धरती पर जो ये धरती का हिलना हुआ पीएसएल से तो इसको भूकंप कहती है। लेकिन जब समुद्र में होगा ना इसको कहेंगे सुनामी। क्या कहेंगे? सुनामी। यानी समुद्र में भी तो हलचल होता है ना, समुद्र का पानी एकदम पूरे फेंक देता है ना, जहाँ मैदान है, जहाँ प्लेन है, जहाँ शहर है, जहाँ पे लोग बसे हुए आबादी, ये भी होता है ना, तो उसको कहते हैं सुनामी। तो जब समुद्र में भूकंप उत्पन्न हो गया उसका क्या नाम है? सुनामी। ये सुनामी जो शब्द है ना जापान द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? और सबसे ज्यादा जापान में भूकंप आता है, यानी सुनामी आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में ही। ठीक है, तो सुनामी किसको कहेंगे? जब भूकंप समुद्र में आएगा, जब भूकंप समुद्र में आएगा तो उसका क्या नाम है? सुनामी। समझ में आया ना? क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है ना उसको कहते हैं भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ। यानी भूकंप का झटका जिसमें आप नापिएगा ना उसको नापने का यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। इसमें 3 स्केल है। तो सिस्मोग्राफ का 3 गो स्केल होता है। एक है रोसीफेरस स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल और तीसरा है रिक्टर स्केल। तो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, भूकंप के झटका कैसे नापेंगे? रिक्टर स्केल में, और उसका यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। फंस मत जाइएगा। ठीक है, तो रिक्टर स्केल के बारे में देखिए। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था 1935 में। यानी वैज्ञानिक के नाम है चार्ल्स रिक्टर, यही खोज किया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका ना पाठ्यक्रम 1 से 9 तक होता है। ये परीक्षा में पूछे कितना तक रहता है? 1 से 9 तक। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक रहता है। अभी 1 है तो अगला 10 और 10 अगला रहेगा 100 और ऊपर अगला रहेगा 1000। ठीक है, तो ऐसे कहां तक रहेगा? 1 से 9 तक। यानी पीछे से अगला जो होता है ना 10 गुना पावरफुल रहता है, 10 गुना पावरफुल रहता है। ठीक है, तो ये परीक्षा पूछता है सीधा कि उसका आपको 5 कथन दे देगा, 4 कथन, उसमें सही कथन है उसको छांटना है। ठीक है, या फिर कहेगा गलत कथन कौन सा है। तो ये लाइनवाइज आपको समझ में आएगा तब ना। तो प्रत्येक अगला जो होता है ना 10 गुना अधिक पावरफुल रहता है, तीव्रता दिखाता है। इस स्केल पर ना 2 से लेकर के 3 तक की तीव्रता का ना अर्थ है हल्का भूकंप। क्या नाम है? इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये 6 से ऊपर चला जाएगा ना तो ये शक्तिशाली भूकंप हो गया। यानी जैसे 5 से ऊपर चल गया तो रेड जोन यानी कि खतरनाक भूकंप है। कैसे ना? खतरनाक। यानी हर हालत में आपको बचने की कोशिश करना है। ठीक है, प्रकृति आपदा हो गया ना। ठीक है, तो अगर 2 से लेकर के 3 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉर्मल। और जैसे ही बढ़ेगा खतरनाक, यानी 5 से ऊपर गया तो खतरनाक। अब 6